नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 2 शुद्ध गतिकी के अंतर्गत बच्चों आज हम जानेंगे प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रक्षेप गति क्या होती है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रक्षेप गति यानी एक तो ये ध्यान रखना है, प्रक्षेप गति होगी वो दो विमीय गति होगी, यानी 2 डायमेंशन की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाती है। यानी या कहें एक एक्स अक्ष है दूसरा वाई अक्ष है, तो हम कहें एक्स वाई प्लेन में गति होगी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अधीन होगी, यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंतर्गत गति होगी, एक्स वाई प्लेन में गति होगी, या आप कहें 2 विमीय गति होगी। तो इस तरह की जो गतियां हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्रक्षेप गति कहलाती हैं। अगर जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तोप है मान लीजिए, तो तोप से जो जैसे ये मान लो तोप है, तो इससे तोप कभी ऐसे नहीं चला जाए ऊर्ध्वाधर, तो यानी ऊर्ध्वाधर जो स्थिति उससे डिफरेंट, तो उससे डिफरेंट करें मान लो इसके ये हो गई, यानी 90 डिग्री का एंगल है, यानी जो वाई अक्ष है जैसे मान लो ऊपर की तरफ, तो इससे जो डिफरेंट है, तो ऊर्ध्वाधर से जो भिन्न गति होगी, ऊर्ध्वाधर से डिफरेंट जो गति होगी वो गति कहलाएगी प्रक्षेप गति। यानी इसके जैसे उदाहरण करें तो तोप से दागा गया गोला है, या मान लीजिए एक जो क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज को अगर बॉल मिलती है तो इस प्रकार हिट करता है, तो जैसे इस तरह से कुछ गति करके बॉल जाती है ऊपर की तरफ हवा में चल के, इस तरह से जो गति है तो ये प्रक्षेप गति है। या मान लीजिए जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ये छत पे मान लीजिए कोई ये टंकी रखी है, यहाँ पर मान लीजिए पानी की टंकी है और इसमें हो जाता है छिद्र, तो इसमें से पानी कुछ इस तरह से गिरेगा, तो ये प्रक्षेप गति है। ये इस तरह की गति प्रक्षेप गति हैं। तो और ये गति कैसी है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंतर्गत है, 2 विमीय है, और जो ऊर्ध्वाधर है सीधी उससे ऊर्ध्वाधर गति से डिफरेंट है। तो ये सारी हमारी क्या है, तोप से दागा गया गोला है, ऊपर के पानी की टंकी से जो पानी की जो धार गिर रही है, या कोई बल्लेबाज है वो बॉल को हिट कर देता है ऊपर की तरफ, फिर वो जाकर फील्ड में कहीं गिरती है, तो ये सारे प्रक्षेप गति के उदाहरण है। अब जैसे ये मान ले प्रक्षेप गति है, एक तोप से इस तरह से गोला दागा जाता है, तो ये जो प्रक्षेप गति है, तो ये इस तरह से जो मोशन हो रहा है, अगर मैं इसको दे दूं मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये है हमारा क्या मान लीजिए वाई अक्ष है, वाई अक्ष। तो अब इसमें ये जो इसका जो पथ है ये कहलाता है, ये जो पथ है इसका ये जो पथ है ये कहलाएगा मान लीजिए कौन सा, ये प्रक्षेप पथ कहलाता है, प्रक्षेप पथ, या इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, TRAJECTORY, ट्रेजेक्टरी या प्रक्षेप पथ कहलाते हैं इस वाले को। और ये जो क्षैतिज दिशा में ये दूरी तय करता है इसको बोलते हैं हम परास, या हम कहें रेंज, हॉरिजेंटल रेंज भी कह सकते हैं परास, या इसका नाम है रेंज या हॉरिजेंटल रेंज, या क्षैतिज परास भी कह सकते हैं, रेंज कहते हैं। ये हमारा प्रक्षेप पथ है, और इसको जितने टाइम तक ये हवा में रहता है, जितने टाइम तक या कोई पिंड है या कोई बॉडी है हवा में रहती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है उसको बोलते हैं हम उड्डयन काल, उसका नाम है उड्डयन काल, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, यानी इसको डिनोट करेंगे टी से, और परास ये है रेंज, ये उड्डयन काल कहलाता है। यानी कहाँ से कहाँ तक, जितनी यहाँ से चलेगा ये इतना जो टाइम लेगा वो उड्डयन काल, और जो क्षैतिज दिशा में ये जो दूरी तक करेगा इसको बोलते हैं परास या क्षैतिज परास या हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं। अच्छा, अब ये जो जिस कोण पर ये यहाँ से जो गोला दागा जाता है, यहाँ से जो पिंड ये जो गति करता है जिस कोण थीटा से, तो इसको बोलते हैं प्रक्षेपण कोण या एंगल ऑफ डिपार्चर कहते हैं। तो ये अब ये इस तरह के इसके कुछ विशेष नाम हैं जो मैंने आपको बताए, यानी जैसे क्षैतिज परास, उड्डयन काल, प्रक्षेप पथ। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, यानी जो प्रक्षेप गति है, तो उसका जो पथ है ये किस प्रकार का पथ होता है। कभी कभी पेपर में ये पूछा जाता है कि ये सिद्ध करिए कि प्रक्षेप गति कैसी होती है, परवलयाकार होती है। तो हम ये निकाल के देखेंगे कि जो प्रक्षेप गति है यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किस टाइप का मोशन होता है। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं।
तो बच्चों देखो, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ से कुछ एक तोप का गोला कुछ इस तरह से मान लीजिए दागा जाता है, यानी ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप गति है। तो यहाँ से ये जो कोण है, यानी इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर या प्रक्षेपण कोण थीटा है। और जिसका जो प्रारंभिक वेग है यहाँ से, वो हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, u है। यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है वो है हमारा u, ये u है, u। अच्छा, अब हम ये देखना है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है यानी प्रक्षेप पथ है वो किस टाइप का होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि किसी क्षण t पर, ये लिख देता हूँ, किसी क्षण t पर पिंड, मान लीजिए पिंड कहाँ पर है, कोई बॉडी पिंड, किसी क्षण t पर पिंड p पर है। देखिए किसी क्षण ये p पर है, ये मान लीजिए हमारा p। तो हम ये देखेंगे कि p पर है, तो इस p पर यानी इसने क्षैतिज दिशा में जो दूरी तय करी, ये क्षैतिज दिशा की तय दूरी मान लीजिए कितनी है, x है। यानी और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो दूरी तय करी मान लीजिए ये मान लीजिए क्या है, y है। यानी ऊर्ध्वाधर यानी इसका, या हम कहें क्षैतिज विस्थापन क्या है, x है ये वाला, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। तो हम ये निकालेंगे कि क्षैतिज किसी क्षण t पे, यानी समय t में मान लीजिए t टाइम में ये बिंदु p पर है, तो t टाइम में इसने जो पिंड ने जो क्षैतिज विस्थापन तय किया वो x है इधर, और जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन तय किया वो है हमारा y। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका क्षैतिज विस्थापन कितना है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है। उससे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये जो हमारा प्रारंभिक वेग है, यानी प्रारंभिक वेग है क्या, u। तो इसके हम दो कंपोनेंट प्राप्त कर लेंगे, यानी इसके दो घटक प्राप्त कर लिए। तो क्षैतिज घटक क्या होगा, क्षैतिज घटक क्या मिलेगा, हम पहले से जानते हैं, ये मिलेगा u cos थीटा, यानी x अक्ष के अनुदिश इसका जो प्रारंभिक वेग u है इधर हो जाएगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक मान लो इधर होगा, ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक यानी यानी वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक कितना मिलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक ये मिल जाएगा बच्चों कितना, u sin थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो गया, u sin थीटा। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी वस्तु है वो u cos थीटा से क्षैतिज दिशा में गति कर रही है और u sin थीटा से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है। तो अब हम पहले निकालते हैं इसका जो है यानी क्षैतिज विस्थापन। तो इस पिंड का क्या निकाले हम, क्षैतिज विस्थापन। तो जो हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है वो उससे हम क्षैतिज विस्थापन निकाल लेंगे, और वो समीकरण क्या होता है, वो है हमारा S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो देखिए क्षैतिज विस्थापन S, जो क्षैतिज विस्थापन कितना है S, ये हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ पर विस्थापन हो गया x बराबर u यानी इधर वेग, क्षैतिज वेग कितना है, ये मिल गया हमें u cos थीटा और इंटू ये कितना आ गया t, यानी ये क्षैतिज जो कंपोनेंट है वेग का वो कितना मिल गया, u cos थीटा, और t की जगह t आ गया प्लस 1/2 a। अब यहाँ देखिए इधर जो हमारा वेग है वो एक समान वेग होगा, यानी उसके त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्षैतिज दिशा में त्वरण बच्चों कितना होगा, 0। तो त्वरण 0, तो इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 0 और t स्क्वायर का t स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हो गया
ये टर्म जीरो हो गया, तो x बराबर मिल गया हमें x बराबर u cos थीटा t। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालें तो t बराबर हमें कितना मिल जाएगा, x अपॉन u cos थीटा। ये मूल्य हो गया समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा आ गया यानी क्षैतिज विस्थापन। अब हम बच्चों निकाल लेते हैं इसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो चलिए अब हम निकालें इसमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन देखो फॉर्मूला यही लगा दें, तो S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो देखो S यानी ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना है हमारा y, तो इसकी जगह आ गया y बराबर u ऊर्ध्वाधर घटक जो वेग का है कितना है u साइन थीटा, और t की जगह क्या रह गया t प्लस 1/2। अब देखिए A, जब वस्तु बच्चों ऊपर की तरफ जाएगी तो जो हमारा त्वरण, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। यानी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे कहते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय वस्तु ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर की तरफ, जब बल नीचे लग रहा है तो इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण कितना कैसा होगा, माइनस में होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम जानते ही हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण होगा यहाँ पर कितना, -g। तो गुरुत्वीय त्वरण होता है क्या रहा, -g। तो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा -g, क्योंकि बल लग रहा है नीचे की तरफ। और अगर वस्तु मान लो ऊपर से नीचे करेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा प्लस। तो ये हो गया मान लीजिए -g। अब देखें S बराबर हाफ a की जगह हो गया -g, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 से जो हमने t की वैल्यू निकाली है वो हम इसमें लगा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा देखो बच्चों, यानी y बराबर देखो u साइन थीटा, ये मिल गया हमें, यानी u साइन थीटा। अब t की वैल्यू कितनी है x, ये हो गया इंटू x अपॉन कितना है u cos थीटा। तो ये हमने x अपॉन u cos थीटा समीकरण नंबर 1 से यहाँ t की वैल्यू लगा दी। अब इसके बाद क्या है, ये माइनस इधर आ गया तो यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इधर लिखता हूँ -1/2 g की जगह क्या आ गया g। अब t स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दें, कितना हो गया x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमने वैल्यू लगा दी किसकी, t स्क्वायर की। तो इसमें क्या होगा, u से u कट गया तो y बराबर क्या मिला, y बराबर मिल गया हमें, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या बन गया हमारा tan, तो ये मिल गया tan थीटा इंटू x माइनस, देखिए ये सब एक तरफ कर दें, कितना 1/2 g अपॉन कितना g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर, इंटू क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये मिल जाएगा x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है हमारा x स्क्वायर, x की घात 2 है, y की घात 2, y की घात 1 है, x की घात 2 है, तो यानी ये द्विघात समीकरण है। जो द्विघात समीकरण होते हैं वो समीकरण बच्चों किसके होते हैं, पैराबोला के होते हैं। तो यानी ये समीकरण किसका है, पैराबोला का समीकरण है। इसलिए ये जो हमारा प्रक्षेप पथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा, यानी पैराबोलिक होगा। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, यानी पैराबोलिक होता है। तो ये आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना
चाहे तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, यानी ऐसी गति जो दो बिमी होती हैं, यानी दो बिमी और अंडर ग्रेविटेशन होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण भी मैंने बताए, और इसको हम देखेंगे कभी कभी पेपर में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप गति परवलयाकार होती है, तो इसको हम इस तरह से निकालेंगे। इसके जो यानी जो हमारा जो प्रारंभिक वेग है u, इसका क्षैतिज घटक हो गया u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया u sin थीटा। तो किसी क्षण मान लीजिए t पर पिंड हमारा p पर है, तो इसका क्षैतिज विस्थापन x और ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है। तो जो गति का दूसरा समीकरण है उससे हम विस्थापन निकाल सकते हैं। तो पहली बार लगाया तो इसका एक इधर त्वरण 0 है और इधर गुट्टी त्वरण है, और वो भी होगा किसका, माइनस का। तो इसमें लगा देंगे तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी x अपॉन u cos थीटा। अब यहाँ जो दूसरा समीकरण है जो आ गया y बराबर u sin थीटा t 1/t माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से इसमें रख देंगे, तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पैराबोलिक होती है। धन्यवाद।